नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ ली है। उसकी सॉफ्ट हिंदुत्व का नजारा उस वक्त दिखाई दिया जब चुनावी अभियान का शंखनाद करने खुद पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जबलपुर पहुंची। इस दौरान प्रियंका ने मां नर्मदा की आरती की तो बीजेपी ने उन्हें चुनावी हिंदू बता दिया। आज चर्चा इसी मसले पर, और सवाल यह कि क्या कांग्रेस ने 2023 के चुनाव में सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन पकड़ ली है। सवाल यह कि मध्य प्रदेश में अब की बार चुनावी हिंदू बनाम असली हिंदू की लड़ाई होगी क्या। इन तमाम सवालों के बीच कुछ और भी बातें होंगी, कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे चर्चा करने के लिए, लेकिन उससे पहले इस वक्त की रिपोर्ट आप देखिए। जी हां, प्रियंका की रैली में इस शंखनाद के साथ कांग्रेस के मिशन 2023 का औपचारिक आगाज हो गया। शंखनाद के साथ जबलपुर में प्रियंका की सभा की शुरुआत, और फिर प्रियंका का ये अंदाज बता रहा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की लाइन क्या रहने वाली है। मां नर्मदा की आरती और चौक चौराहों पर लगी इन तस्वीरों से साफ है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की पिच पर बल्लेबाजी के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश में अगले 6 महीने के भीतर चुनाव होने हैं, लेकिन 6 महीने पहले ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जबलपुर पहुंचकर चुनावी शंखनाद कर दिया है। जिससे पहले कि भाजपा ने उसको गिराकर ये सरकार बनाई, तब वही 1.5 सालों में कितना काम किया गया। उधर कांग्रेस को सॉफ्ट हिंदुत्व की पिच पर बल्लेबाजी करती देख बीजेपी ने हार्ड हिंदुत्व वाला बाउंसर मारना शुरू कर दिया। आपको नर्मदा मैया या गंगा मैया की याद चुनाव पे ही क्यों आती है? 5 साल पहले आई हो, फिर आ गई चुनाव पे आप। ये चुनावी हिंदू हैं आप, ये सब समझते हैं। गंगा जी में डुबकी लगाई थी तो 2 सीट आई थी पूरे उत्तर प्रदेश में 400 में से, और यही हाल मध्य प्रदेश में होने वाला है। विपक्ष ने बेशक ये तंज मारा, लेकिन इस तंज ने सवाल तो खड़े कर ही दिए। मसलन कि क्या सिर्फ चुनाव में ही कांग्रेस को हिंदू हिंदुत्व, मंदिर और भगवान की याद आती है। जब चुनाव आता है तो इनको मां नर्मदा मैया याद आती है। 2018 में राहुल गांधी को नर्मदा मैया याद आई थी। अब चुनाव आ गए तो प्रियंका गांधी को नर्मदा मैया याद आ गई। तो ये जो चुनावी ढोंग है या चुनावी हिंदू है या चुनावी पूजा है, तो कम से कम मां नर्मदा जी के यहाँ पर ये झूठी घोषणाएं ना करें। हालांकि कांग्रेस बीजेपी के इन आरोपों से इत्तेफाक नहीं रखती। देखिए, हमारी पार्टी के जितने भी बड़े नेता जिस प्रदेश में जाते हैं, जिस शहर में जाते हैं, वहाँ जो भी आस्था का केंद्र होते हैं वहाँ मत्था जरूर टेकते हैं। माननीय श्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहे हैं और बजरंगबली का उनको पूरा आशीर्वाद है। बजरंगबली को वो इतना मानते हैं कि सुबह उठने से पहले अगर बजरंगबली का नाम न लें तो उनका सुबह पूरी नहीं होती। तो रहा सवाल, इससे राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, उनका निजी आस्था का विषय है। तो बजरंगबली की कृपा उन पर सदैव रहती है। और जिस तरह से आपने देखा, बजरंगबली ने ऐसा फाटक लगाया भाजपा में, कर्नाटक में जिस तरह का फाटक लगा, मैं समझता हूँ कमोबेश उससे बड़ा फाटक मध्य प्रदेश की भाजपा को लगने वाला है। बता दें कि इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भी खंडवा में प्रियंका के साथ नर्मदा आरती की थी। इसके बाद राहुल ने उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए थे। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले भी मध्य प्रदेश में राहुल गांधी का टेंपल रन देखने को मिला था। हालांकि उस दौरान कई सीटों पर कांग्रेस को इसका फायदा भी मिला था। ये आजकल प्रचलन में आ गया है कि आप यदि हिंदुत्व नहीं दिखाएंगे तो आप मुस्लिम परस्त हो जाएंगे, आप जो है मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप आप पर लगेंगे। तो कांग्रेस पार्टी जिन धार्मिक प्रतीकों से बचती थी चुनावों में, आजकल उनका इस्तेमाल वह भी करने लगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ मैदान में है। मतलब 2023 में भी कांग्रेस 2018 का आजमाया नुस्खा अपना रही है, लेकिन अब की बार बीजेपी ने भी इसे असली हिंदू बनाम चुनावी हिंदू का नाम देकर कांग्रेस पर करारा काउंटर किया है। टीम न्यूज़ स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। चैतन्य भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राकेश शर्मा जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। शहरयार खान जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है।
राकेश शर्मा जी, एक तरफ आप ये कहते हैं कि जन जागरण हो रहा है और हर कोई आजकल जिस तरीके से पूजा पाठ में लगा हुआ है, अब यही काम कांग्रेस पार्टी करे तो आप उनको नकली हिंदू क्यों कहने लगते हैं सर? देखिए लोकेश जी, आप और मैं डेली मंदिर जाते हैं। चुनाव जब आते हैं, जब हम मंदिर नहीं जाते। जो रोज़ मंदिर जाते हैं उनको बताना नहीं पड़ता कि वो किस जाति के हैं, किस समाज को बिलोंग करते हैं और क्यों मंदिर जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये चुनावी पर्यटन पे जब मंदिरों की शेयर करते हैं, चुनाव के समय भी माँ गंगा जी, माँ नर्मदा जी क्यों याद आती है कांग्रेस नेताओं को? पूरे 5 साल में कभी क्यों नज़र नहीं आती? मध्य प्रदेश में ये नज़र नहीं आए थे, अब चुनाव आ गए तो ये नज़र आ रहे हैं। ये जो एक्सीडेंटल हिंदू है जिनके दादा लखनऊ में कब्र में दफन हैं, वो दावा करते हैं कि हम हिंदू हैं, तो प्रश्न इसलिए उठता है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश की पवित्र धरती पर को जिस तरह से कांग्रेस के महिला अत्याचारी नेता लगातार कलंकित कर रहे हैं, चाहे वो नौशाद हो जो 14 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ करता है दमोह में, चाहे उमंग सिंगार हो जिस पर 204 का मामला पहले एक प्रेमिका ने दर्ज कराया कि आत्महत्या होने के कारण दर्ज हुआ था, जो इनके मकान में की थी, अब उनकी पत्नी ने बलात्कार का मामला दर्ज कराया है, चाहे मुरली मोरवाल इनका विधायक हो जिसका बेटा युवक कांग्रेस का जिले का अध्यक्ष है, जो एक युवक कांग्रेस की बच्ची के साथ बलात्कार करता है। तो ऐसे बलात्कारियों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी में प्रियंका वाड्रा खड़ी हैं। मुझे लग रहा था, मेरे कान तरस रहे थे सुनने के लिए प्रियंका वाड्रा इन बलात्कारियों को और इन महिला अत्याचारियों के कारण माफ़ी मांगेगी, पर उनने ऐसा नहीं किया। मेरा यक्ष प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं तो आप नर्मदा जी की परिक्रमा करने लगते हो, महाकाल के दर्शन करने लगते हो, और जैसे ही केरल में पहुंचते हो बहन क्रॉस पहन लेती है और भाई टोपी पहन लेता है। तो ये इस तरह के जो व्यवहार दिखाई देते हैं, इस पर लोकेंद्र जी प्रश्न उठता है। आपको आश्चर्य होगा कि आपने ये देखा होगा, आप हिंदुस्तान के बड़े पत्रकार हैं, कि लोग अगर अपन वचन देते थे पहले तो वचन पूरा करने के लिए अपनी गर्दन तक कटवा लेते थे, और कांग्रेस के नेता चुनाव के समय वचन देते हैं। आप ये देखिए बेरूपी है कि राहुल गांधी ने 2018 से पहले वचन दिए थे, जब वचन पूरे नहीं हुए तो अब राहुल गांधी जी की जगह बहन को भेज दिया रूप बदल के, अब वो वचन दे रही है मध्य प्रदेश में। एक किसान का नाम बताए ना कांग्रेस जिसका 2 लाख का कर्ज माफ हुआ, नहीं तो राहुल गांधी ने कहा था 10 दिन में हम मुख्यमंत्री को साफ कर देंगे। क्या मुख्यमंत्री को साफ किया? किसान का कर्ज माफ हुआ। एक बहन का नाम बता दें जिसको 51,000 रुपए दिए, एक युवा का नाम बता दें जिसको 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया। तो ये जो आप ठगने का काम करते हो, आप फिर वही बात कर रहे हो, नर्मदा के किनारे खड़े होकर आप झूठ बोल रहे हो, वचन दे रहे हो। आज ये बताए, कर्नाटक में ये कहते हैं हमने हाफ कर दिया, माफ कर दिया, और वहीं कर्नाटक में दूसरे दिन इनने 3 रुपए बिजली पे बढ़ा दिए। तो आप लूटने का काम कर रहे हो जनता को, आप ठगने का काम कर रहे हो जनता को। अगर हम इस पर प्रश्न उठाते तो हम गलत क्या करते हैं? क्या नहीं है कि लखनऊ में इनके दादा की कब्र? पूछिए कांग्रेस से। शहरयार खान जी जवाब दीजिए। चैनल पे कह रहा हूं आपका हिंदुस्तान। चलिए जवाब ले लेते हैं सर, जवाब ले लेते हैं, पता कर ले जाके। शहरयार खान जी। भाजपा के मेरे मित्र का दर्द मेरे को समझ आ रहा है। ये आज सनातन पे जो गाली दे रहे हैं, हर सनातनी देश का देख रहा है कि ये जो चुनावी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, ये 4 उंगली इनकी तरफ उठ रही हैं। ये वो पाखंडी पार्टी है जो देश की जनता को पिछले 9 साल से देश में और 19 साल से प्रदेश में लूटने का और घोषणा करने का और बरगलाने का काम कर रहे हैं। हमारे मित्र को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अभी चंद दिन पहले बाबा महाकाल तक का तो शिवराज जी ने धोखा दिया है, करोड़ों रुपए का घोटाला करा है, और एक हल्की सी हवा में भगवान महाकाल के मंदिर की क्या स्थिति हुई पूरे देश ने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा। अरे झूठ की काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। 32,000 घोषणाएं करने वाले मुखिया को अगर हमारे 1,500 रुपए की सम्मान निधि के बाद 3,000 रुपए तक जाने की बात कर रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर है कि हमारी 5 घोषणाओं पे मध्य प्रदेश की जनता को भरोसा है। और दूसरी तरफ जो आप बोल रहे थे ना, एक का नाम बताएं, तो शिवराज सिंह चौहान के परिवार, कृषि मंत्री कमल पटेल का परिवार और विधानसभा के पट्टल पे 27 लाख किसानों की ऋण माफी की बात इसी शिवराज सरकार ने स्वीकार करी है। जरा लिख पढ़ कर बैठा करिए। बहुत झूठ हो गया, जनता को आप वर्गला नहीं सकते। जनता जवाब मांग रही है। बहुत हो गई घोषणा, अब दो मामा हिसाब।
लेकिन उसके बदले में आप झूठ पे झूठ। और आप क्या सनातन धर्म के ठेकेदार हो? आपको किसने ये पेटेंट दे दिया है कि भगवान राम हो, भगवान हनुमान हो, ये सब आप बोल रहे थे चुनाव में भाजपा नहीं जाती मंदिर। और नहीं, मोदी जी कर्नाटका की गली गली घूमे थे भगवान हनुमान का गदा लेके, लेकिन वो गदा ने ऐसी मार मारी कि चारों खाने चित हो गए मोदी जी और मोदी जी की सरकार, और भाजपा की वहां सरकार साफ हो गई। और हमने 15 दिन के अंदर वहां पर अपने 5 जो वादे थे वो पूरे करे। चाहे हिमाचल की बात हो, हमने जो वादे करे वहां पूरे करे। चाहे राजस्थान की बात हो, 500 रुपए में सिलेंडर कोई देश में राज्य ने दिया तो वो राजस्थान सरकार ने दिया। हमने किसानों को जो उनके चावल का और धान का सबसे अधिक मूल्य दे रहे हैं वो छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो आप बताओ? 9 साल में देश में कांग्रेस की सरकार द्वारा बनाए हुए दोनों की बात आ गई। एक न्यूट्रल रिएक्शन ले लेते हैं चैतन्य भट्ट जी का, उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं डिबेट को। की बात कर रहे हैं चैतन्य भट्ट जी, क्या यहाँ से जो रेखा खींचने की कोशिश की है आज कांग्रेस पार्टी ने, क्या ये एक मजबूरी है उनकी कि उनको इस तरह से अब दिखाना पड़ रहा है, या उनके स्वभाव से है, या बीजेपी जो आरोप लगा रही है वो सही है, और कांग्रेस ने जो आज वादे कर दिए उसका कितना इंपैक्ट आप देखते हैं इस चुनाव पर? देखिए लोकेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और वो पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो सत्ता के लिए लड़ाई लड़ती। सत्ता कैसे मिल सकती है इसके लिए हर बात अलग अलग परिस्थितियां हों, और उन परिस्थितियों को राजनीतिक दल अडॉप्ट करते। अगर कांग्रेस को ये लग रहा है कि हिंदुत्व से हमको फायदा मिल सकता है तो उसने वो अडॉप्ट कर लिया। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी पार्टी का कोई ठेका तो है नहीं किसी भी हिंदुत्व पे या किसी अन्य चीज। दूसरी बात जो प्रियंका गांधी के जो वायदों की बात है, तो मुझे लगता है कि ये जो एक बिजली वाला जो मुद्दा है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जो कंपनियों के घाटे जो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को 4 कंपनियों में बांट दिया गया है, और उनके जो लगातार घाटे बढ़ रहे हैं, और उसका पूरा असर जो है वो आम जनता पर जाता है। तो कमलनाथ की सरकार थी तो उन्होंने इसमें काफी कुछ कमी की थी, और उसका फायदा प्रदेश की हर व्यक्ति को मिला था। तो ये जो इनकी एक घोषणा है कि 100 यूनिट बिजली हम मुफ्त करेंगे और 200 यूनिट तक इसका बिल हाफ कर देंगे, ये एक बहुत आकर्षित करने वाली घोषणा है, और इसको लेकर निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को परेशानी हो सकती है। दूसरी बात यह है कि जो 5 उन्होंने घोषणाएं की, जिसमें एक सबसे बड़ी घोषणा जो है वो है पुरानी पेंशन योजना। बहुत लंबे समय से मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी हैं वो पुरानी पेंशन योजना की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन किन्हीं कारणों भारतीय जनता पार्टी उस बात को मान नहीं पा रही थी। लेकिन कांग्रेस ने ये मुद्दा पकड़ के, और हिमाचल में भी उन्होंने इस मुद्दे को काफी अच्छे से मंजाया, और निश्चित रूप से वो सफलता भी मिली। तीसरी बात जो ये है कि चूंकि प्रियंका गांधी को नेतृत्व में हिमाचल में और कर्नाटक में कांग्रेस को जीत मिली है, तो प्रियंका गांधी का कद एकाएक कांग्रेस में बहुत ऊपर पहुंच गया है। वो सुपरस्टार के रूप में, कन्वेनर के रूप में वो आ गई है, और इसलिए मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में उन्हें यहाँ मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा आप छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में भी दूसरे प्रदेशों में जहां भी चुनाव होने वाले हैं उनको वहां भेजा जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो महिलाओं के प्रति जो उन्होंने बात कही है कि हम 1,500 रुपया देंगे, उसकी काट में शिवराज सिंह ने उस राशि को 3,000 बढ़ा दिया। लेकिन मेरा मानना यह है कि इस तरह की जो घोषणाएं होती है, जो मुफ्त खरीद की आदतें बढ़ाई आ रहे हैं राजनीतिक दल, ये लंबे समय तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारी आर्थिक व्यवस्था पे पड़ता है। उससे बेहतर ये होता है कि हम छोटे छोटे उद्योग बनाएं, एमएसएमई की व्यवस्था करें, तालाब खुदवाने की व्यवस्था करें, आप स्टाफ डैम बनवाने की व्यवस्था करें। जितना पैसा हम महिलाओं के खाते में डाल रहे हैं उससे 2500 अस्पताल बनाए जा सकते हैं, बहुत सी छोटी छोटी उद्योग लगाए जा सकते हैं जिनमें महिलाओं को काम देकर उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए। ये जो मुफ्तखोरी की आदत है ये निश्चित तौर पर ठीक। और इसी से जुड़ी एक बात राकेश शर्मा जी, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कही है कि करोड़ों खर्च कर रैलियों में भीड़ तो बढ़ाई जा रही है, लेकिन करोड़ों वो अस्पतालों में खर्च नहीं हो रहे। क्या वो आपकी तरफ भी इशारा था कि चुनाव में आप एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? फ्रीबीज की बात हो रही है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है आप लोगों की तो लंबे समय से सरकार है, उसके बावजूद उमा भारती को ये कहना पड़ गया?
देखिए लोकेन जी, मैं तो निवेदन करूंगा आपसे कि मध्य प्रदेश में जितने नए फ्लाईओवर बने उसके बारे में एक दिन डिबेट कर लीजिए। मध्य प्रदेश के चारों तरफ जो रोडों का जाल बिछ रहा है, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन रोडें बन रही हैं, उनके बारे में एक बार डिबेट कर लीजिए। मध्य प्रदेश में 9 नए चिकित्सा महाविद्यालय नए चिकित्सा महाविद्यालय मध्य प्रदेश में खुल रहे हैं, जिनका भूमि पूजन हो गया है, जिनका काम शुरू हो गया, उनके बारे में भी एक दिन डिबेट कर लीजिए। मेरे विद्वान साथी भी नहीं, ये डिबेट आपको उमा भारती के साथ भी करनी चाहिए ना, सवाल उन्होंने उठाया हिंदुस्तान के, वो कह रहे थे कि साहब एक स्टेट में नहीं, मैं तो आपके चैनल पे बैठा हूँ सर, आपके चैनल पे बैठा हूँ, निवेदन आपसे कर सकता हूँ, चैनल पे बैठा हूँ, डिबेट में बैठा हूँ, निवेदन आपसे कर सकता हूँ। हिंदुस्तान के बड़े पत्रकार चेतन साहब जिस तरह कह रहे थे कि एक प्रदेश में बहुत सफल हो गई, सर ये यूपी की प्रवानी थी, 294 स्थानों पे कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई थी, 294 स्थानों पे। जिन राजकुमारी की ये जय जयकार कांग्रेस कर रही है, यूपी में 294 स्थानों पे कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी। इसके बारे में भी कांग्रेस को बात करना चाहिए। और ये जो बड़े बड़े नहीं, तो बात तो फिर इस पर आप सवाल उठाते हैं सर, बात तो इस पर भी होनी चाहिए कि पश्चिम बंगाल में आपके तमाम बड़े नेता गए थे, काल्पनिक पात्र, कर्नाटक में आपके तमाम बड़े नेता गए, छत्तीसगढ़ में आपके तमाम बड़े नेता गए, तो उस हिसाब से तो फिर बड़े नेताओं को प्रचार ही नहीं करना चाहिए सर कहीं पर। सर मेरे को एक बात का जवाब दीजिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के कितने सदस्य आप बताइए? सदस्य पश्चिम बंगाल में 2 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की, 70 सीटें हुई हैं हमारी वहां पे। कांग्रेस की एक भी सीट नहीं है सर। कांग्रेस साफ हो गई है पश्चिम बंगाल से, साफ। एक भी विधायक नहीं है कांग्रेस पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी के 70 विधायक है, हम 2nd नंबर की पार्टी बन गए हैं वहां पे। क्या बात करेंगे आप सर? मैं हर स्टेट की बात करने के लिए तैयार हूं, 17 साल से डिबेट करता हूं, मुझे मालूम है एक पॉइंट। और मैं जो हंस रहा था ना, तो आपको भी लग रहा होगा कर्नाटक में तो आपकी सरकार थी सर, हिमाचल में तो आपकी सरकार थी सर। 2 लाख का कर्ज एक किसान का नाम नहीं बता पाएंगे क्योंकि हुआ ही नहीं ना सर, नहीं हुआ ना सर। सर मैं अब बोल लूं सर, प्लीज सर बोल लूं, आप बहुत विद्वान है सर। एक किसान का नाम बता दे जिसका 2 लाख का कर्ज माफ हुआ हो। एक बहन का नाम बता दे जिसको 51,000 रुपए कांग्रेस ने शादी में दिए हो। एक युवा का नाम बता दे जिसको 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया। और कर्नाटक में हाफ और माफ की बात कर रहे हैं, 3 रुपए प्रति यूनिट बिजली के दाम बढ़ा दिए सर। जो उपभोक्ता अगर बिजली का बिल भर रहा है उसको फांसी का फंदा लगा दिया है, 3 रुपए प्रति यूनिट। कैसी कांग्रेस पार्टी है? कौन सा हाफ कौन सा साफ? मध्य प्रदेश में 15 माह में साफ हो गए थे सर। इतना ही अच्छा काम कर रहे होते तो मिस्टर ट्यूटरनाथ की सरकार 28 स्थानों पे जो चुनाव हुए थे उसमें निपट नहीं जाती सर। जनता इनको समझ गई है। जब भाई फेल हो जाता है तो बहन को आगे कर देते हैं, बहन भाई दोनों फेल हो जाते हैं तो मां आगे आ जाती है, और जब तीनों फेल हो जाते हैं तो खड़गे जी को आगे खड़ा कर देते हैं। ये जो मजाक देश की जनता देख रही है, जो जमानत पर छूटे हुए माँ बेटे और दामाद, अब बहन उनकी दुहाई दे रही है, भ्रष्टाचार की बात कर रही है। जो गले गले तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं, रोज ईडी के सामने जिनकी पेशी हो रही है भ्रष्टाचार की। चलिए ठीक, मैं लौट रहा हूँ। शहरियार खान जी, बड़ा आपके कुछ पुराने नेताओं के बयान यहाँ पर, सोनिया गांधी किस पे जमानत पे, राहुल गांधी की जमानत पे, और रॉबर्ट वाड्रा किस पे जमानत पे? ठीक, राकेश शर्मा जी 1 मिनट। मणिशंकर अय्यर ने भगवान राम की जन्मस्थली पर सवाल उठाए। शशि थरूर ने 2018 में कहा कि अच्छे हिंदू राम मंदिर का निर्माण नहीं चाहते। पी चिदम्बरम ने कहा राम मंदिर पर अध्यादेश असंवैधानिक होगा। यह आपके नेताओं के बयान हैं सर। आपके नेता जो मध्य प्रदेश में बाबाओं पर भी सवाल उठा देते हैं, फिर उन्हीं बाबाओं के दरबार में भी जाते हैं। तो कांग्रेस जब बात हिंदुत्व की करती है तो आपके पुराने नेताओं के बयान याद आते हैं सर। इसीलिए आपके इस स्टैंड पर सवाल हर बार उठते हैं कि क्या मजबूरी में कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आजकल चलन है बीजेपी को फायदा हो रहा है तो हम भी अपना लेते हैं। देखिए लोकेंद्र जी, भाजपा की परेशानी ही ये है, गांधी परिवार अगर देश में राजनीति में शुद्धता की और अच्छाई की बात करती है तो ये लोग उसको दूषित करने का काम करते हैं। हमारे कुछ नेताओं ने जो भी बयान जब दिए होंगे वो उनका निजी वक्तव्य होगा, लेकिन कांग्रेस से अधिकृत बयान जो होता है वो माना जाता है। रही बात मेरे मित्र की, जो केसों की बात कर रहे हैं, तो जो आज देश के गृह मंत्री हैं वो भी तड़ीपार थे।
और जो मोदी जी हैं वो भी कोई दूध के धुले नहीं है, पूरे देश ने देखा है। अगर उनकी वहां सरकार नहीं होती और अटल बिहारी वाजपेयी को अगर राजधर्म याद दिलाने की बात है तो इनको याद रखना चाहिए कि वो राजधर्म का अगर पालन हुआ होता तो मोदी जी भी आज यहाँ नहीं होते। लेकिन बात मध्य प्रदेश की हो रही है, देश की हो रही है, तो मोदी जी को बताना चाहिए कि जो 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, आज 18 करोड़ रोजगार कहां पर है, किस गली में है। सिर्फ हाथी ऊंट के मुंह में जीरा, 72,000 रोजगार 9 साल बाद। शर्म आना चाहिए मोदी जी, कितने लफाजी, कितना आप झूठ बोलेंगे देश की जनता के साथ। आगामी 2024 भी आपके लिए तैयार है और आपको देश की जनता सबक सिखाने के लिए तैयार है। मैं बात वापस आ जाऊं मध्य प्रदेश में। आज प्रियंका जी ने जो बात करी है वो मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश की महिला, मध्य प्रदेश के युवाओं ने और कमलनाथ जी की वो 5 घोषणाओं पर विश्वास करने का काम करती दिख रही है, तो इनके पेट में दर्द होना वाजिब है, क्योंकि ये घोटालों की सरकार है। लगभग 32,000 घोषणाएं। एक बात बताइए शहरियार खान जी, आज एक बात कही गई प्रियंका गांधी की तरफ से और उन्होंने कहा कि केवल 21 रोजगार दिए गए मध्य प्रदेश में। ये सरकार तो दावा कुछ और करती है, तो ये 21 रोजगार का सच क्या है? क्या लोकेश जी, 21 रोजगार दिए गए क्या प्रदेश में? प्रियंका गांधी की तरफ से बयान सामने आया। देखिए, भाजपा की जब 2018 में मध्य प्रदेश में सरकार थी तो बेरोजगारी की दर 7.3 थी लोकेश जी, और कमलनाथ जी की सरकार आते हमें मात्र 15 महीने में भी 11.5 महीने काम करने को मिले, 3-2.5 महीने आचार संहिता में चले गए। वो दर 4.2% गिर के आई, तो उसके पीछे कमलनाथ जी का विजनरी जो काम था वो था। नहीं, प्रदेश में 21 रोजगार मिले, मैं तो ये जानना चाहता हूं सर आपसे। इन्होंने वही दावा कर 18 साल में मध्य प्रदेश में बनाया जी। केवल 21 रोजगार मिले हैं क्या प्रदेश में इस सरकार के दौरान? लोकेश जी, देखिए, ये सरकार सिर्फ इवेंट की सरकार है। निश्चित ही ये जो आंकड़े हैं कहां से ये सरकार देती है झूठ के, हमको तो बहुत ही आश्चर्य होता है। सारी सरकारी आंकड़े झूठे निकलते हैं जो ये बोलते हैं। आप बताइए कि इन्होंने अपने 2008, 2013, 2018 के घोषणा पत्र में मात्र 50,000 किसानों के ऋण माफी की बात की। राकेश शर्मा जी, 21 रोजगार दिए गए क्या प्रदेश में? ऋण माफी केवल इन्होंने माफ करने का काम नहीं करा। वो कह रही है मैंने 3 बार चेक कराया फिर भी फैक्ट 21 ही निकला। देखिए, आप जो प्रश्न कर रहे हैं उसके जवाब ये, एक जन्म और ले लेंगे तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि गांधी परिवार जितना झूठ बोल सकता है इस धरती पे कोई झूठ नहीं बोलता। 18,000 शिक्षकों की भर्ती अभी हुई है, आपकी चैनल पे बताया गया था, जिनको रोजगार सर्टिफिकेट माननीय मुख्यमंत्री ने जम्बूरी मैदान पे दिए थे। घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं, इनको तो गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज कराना चाहिए। 32,000 घोषणाएं करने वाले नौकरियों में भर्ती की बात की है, जिसमें से 86,000 नौकरियां व्यापम हुआ है। 0.5 व्यापम में 500 से ज्यादा लोग बच्चे मरे हैं। बात करिए वो जांच का क्या हुआ है, वो बात करिए। देश में ई टेंडरिंग घोटाला हुआ है, प्रदेश में वो बात करिए, उसकी जांच का क्या हुआ है। सबसे जुदा राजस्थान में इनकी सरकार है। मध्य प्रदेश के युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं आप, झूठ बोलने का काम कर रहे हैं आप। आपके पास हिंदू मुस्लिम करने के अलावा कुछ नहीं बचा है। आप बताइए कि प्रदेश के युवाओं को कितना रोजगार मिला? सिर्फ 121 को। आप बताइए कहां पर रोजगार मिला है, कहां पर रोजगार मिला है, कहां पर रोजगार मिला, बताइए। हिमाचल में मिल रहा है 500 में सिलेंडर की सरकार, राजस्थान में काम। चलिए, ये इसी तरह की राजनीति है। अपने अपने दावे होंगे, अपने आप को अच्छा बताने की कोशिश होगी, अपने आप को हिंदू बताने की कोशिश भी होगी, लेकिन जनता को ये तय करना है कि उनके मुद्दे क्या हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।